करूंगा तो उसके ऊपर बड़ी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हमारी कि जो नई पॉलिसी है उसका इम्पैक्ट क्या होगा। जहां तक बात है FAR 1 की और CMA के कंपैरिजन की, तो मैं हमेशा से स्टूडेंट को एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बताता आ रहा हूँ। जितने भी CA के स्टूडेंट हैं, खासतौर पे कैफ स्टेज के, उसके माइंड में सबसे पहली बात, जितने भी टीचर्स हैं, कॉलेजेस हैं, सीनियर्स हैं, उसके माइंड में सबसे पहली बात ये डालते हैं कि यार कैफ का जो सबसे मुश्किल पेपर है वो CMA है, और CMA पास नहीं होता, ये बहुत बड़ा पेपर है, इसमें बहुत मुश्किल होती है। लेकिन FAR 1 को कोई इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा होता, और FAR 1 समझते हैं जैसे ये तो बिल्कुल ITA की तरह का एक पेपर और आराम से पास हो जाएगा। और मैं बार बार बच्चों को एक छोटा सा एक फैक्ट और रियलिटी चेक करवाता हूँ कि पिछली 5 अटेम्प्ट्स का जो ICAP का CMA का रिजल्ट है वो 45 से 50% है। और उसके कंपैरिजन में जिस पेपर को इतना ज्यादा मुश्किल समझा ही नहीं जाता, FAR 1 का पेपर, उसका पिछली 5 अटेम्प्ट्स का जो एक एवरेज रिजल्ट एज पर ICAP परसेंटेजेस है वो 27 to 28% है। तो ये कैसा मुश्किल पेपर है जिसमें ऑन एवरेज 45 to 50% बच्चे हर दफा पास हो जाते हैं, और FAR 1 ये कैसा आसान पेपर है जो 27 या 28% से ऊपर नहीं जा सकता। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम बीइंग अ स्टूडेंट कर रहे होते हैं FAR 1 के अंदर भी, क्योंकि हमने उसको बहुत ज्यादा सिंपल समझ लिया कि ये तो बिल्कुल ITA की तरह का पेपर है, और फिर CMA को हमने बहुत ज्यादा मुश्किल समझ लिया, हालांकि उसमें बच्चे ज्यादा पास हो जाते हैं। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, FAR 1 के ऊपर मेरी हमेशा से ये प्लानिंग रही है कि जो भी टॉपिक्स हैं मैं कभी भी ICAP की बुक की ग्रेड के हिसाब से नहीं पढ़ाता। मेरा हमेशा जो फोकस होता है वो पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के सामने होता है कि पेपर के सामने अंदर कौन से क्वेश्चंस हैं, किस तरह के टॉपिक किस तरह से टेस्ट होने हैं। अब स्टूडेंट IS 40 का एक टॉपिक है वो तो पढ़ लेगा, लेकिन क्या उसकी टेस्टिंग सेपरेटली होगी या किसी और स्टैंडर्ड के साथ मर्ज करके होगी? तो मैं हमेशा जो फोकस रखता हूँ वो पेपर्स के ऊपर करता हूँ और उसी पैटर्न से मैं पढ़ाता हूँ। एक और कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट इस टाइम पे करते हैं कि वो स्टूडेंट उस टाइम के ऊपर ये आइडेंटिफाई ही नहीं करता कि आपका जो भी पेपर अभी चूज करने जा रहे हो उसके पास पेपर आज के दिन खोल के आपको देखने चाहिए। एटलीस्ट 5 से 6 पास पेपर आपको आज के दिन खोल के देखने चाहिए कि अगले 6 महीने मैंने तैयारी करनी है और ये वाले पेपर अटेम्प्ट करने हैं। अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट पास पेपर को ओपन करते हैं आखिरी 2-3 हफ्ते के अंदर कि अब हम पास पेपर के क्वेश्चंस करते हैं, और उसको तो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। सो मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी मैं अपना कोर्स स्टार्ट करता हूँ, चाहे FAR 1 है, CMA का पेपर है या FAR 2 जो मैं पढ़ाता हूँ, तो मैं हर टॉपिक के साथ साथ पास पेपर के क्वेश्चंस करवाता हूँ कि ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, क्या हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम ये पेपर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लास्ट बात, CMA के बारे में जो आपने पूछी, नई पॉलिसी आनी है, एग्जामिनेशन पॉलिसी 2025, उसके ऊपर काफी सारी स्पेकुलेशन चल रही हैं, लेकिन जो सबसे सिंपल और क्लियर कट बात है कि उसने कैफ 3 का टाइटल CMA जो था उसकी जगह अब कैफ 5 का पेपर होगा। वो बच्चे के सर अगर हमारा CMA पास हो जाए तो नया वाला पेपर एग्जाम होगा, नहीं एग्जाम होगा। कैफ 3 जो CMA था उसके अगेंस्ट जो पेपर है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है। कैफ 5 जिसको अब कहा जाएगा नई पॉलिसी के अंदर, नाम चेंज किया है, CMA से मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, और इसमें मेरी एक्सपेक्टेशन है, मेरी एक गट फीलिंग है कि आपके एडिशनल टॉपिक्स ऐड होंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में। सो ये अटेम्प्ट बड़ी क्रूशियल है उन बच्चों के लिए जो CMA पास कर लेते हैं, उनको फायदा होगा। जो CMA पास अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए या वो अटेम्प्ट ही नहीं कर रहे, उनको आगे चल के मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 80% कोर्स तो सेम होगा, बट आई हैव अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग कि इसमें मजीद कुछ टॉपिक्स ऐड होंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। सर एक मेरा क्वेश्चन है आपसे कि CMA के लिए कहते हैं कि फॉर्मेट्स वगैरह फॉलो नहीं करते हैं, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इससे रिलेटेड? लास्ट ये जो हमारा 6 मंथ का सेशन गुजरा, इसमें ये बड़ा हॉट टॉपिक रहा। सोशल मीडिया पे कुछ बच्चों ने मेरे फॉर्मेट्स भी लगाए। मैं बिल्कुल इस चीज के ऊपर एग्री करता हूँ कि आज तक मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं समझ आती क्यों आज तक जितने भी टीचर्स हैं वो ये क्लेम करते आ रहे हैं कि CMA का कोई फॉर्मेट नहीं होता। मैंने लास्ट सेशन जब बनाबी में CMA पढ़ाया तो मैंने पूरे के पूरे CMA के पेपर में पहले टॉपिक से लेके लास्ट डिसीजन मेकिंग के टॉपिक तक क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं फॉर्मेट बनाता था। मैं वर्किंग का सीक्वेंस, वर्किंग का फ्लो
कॉस्ट अकाउंटिंग मैंने फॉर्मेट बना के सॉल्व किया। तो ये जो लोग कहते थे कि क्वेश्चन स्टार्ट करने की समझ नहीं आती, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करते हैं, फॉर्मेट्स कैसे होंगे, कैलकुलेशन को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, मैंने वो करके दिखाया है। वो फॉर्मेट्स बच्चों के पास अवेलेबल हैं, यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स अवेलेबल हैं। वो आप मनाबी के यूट्यूब चैनल पे जाओ, जस्ट टैप मनाबी यूट्यूब के ऊपर, और उसके आप लेक्चर्स देख लो, आप खुद भी आइडेंटिफाई कर लोगे। इवन इफ यू आर नॉट अ मनाबियन, तो आप जस्ट यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स जाके देख सकते हो, आपको एक फ्लो समझ आ जाएगा, आपको सीक्वेंस समझ आ जाएगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत आसान है अगर आप उसका एक फ्लो समझ सको। सर मैं एक बात ऐड करना चाह रही थी, जो आपने कहा ना कि इफ यू आर अ मनाबियन और इफ यू आर नॉट अ मनाबियन, तो ये थोड़ी सी इसके अंदर ऐड कर लें बात, जो मैं हमेशा लिखती होती हूँ कि इनरोलमेंट से आप जो भी हैं, अगर आप दिल से मनाबियन है तो हमारे लिए वो भी काफी है। अल्हम्दुलिल्लाह मिस, always, माशाल्लाह always, मनाबी because we have mashallah मनाबियंस 700 इज plus अ students in the WhatsApp group who are constantly connected with us, no matter what, if they are enrolled in Manabi or if they are not enrolled in Manabi, मगर वो सब एक तहरीक चल चुकी है और वो सब मनाबियंस बन चुके हैं। तो माशाल्लाह वो हमने एक नई चीज क्रिएट कर ली है मनाबी, और पीपल प्राउडली प्रेजेंट देमसेल्फ एज अ मनाबियन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक और क्वेश्चन आपसे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो तो ऑनलाइन होंगे, तो अगर उनकी कोई क्वेरीज वगैरह हैं तो वो आप किस तरह रिजॉल्व करेंगे, वो आपसे किस तरह कनेक्ट करें? अच्छा, हमारे साथ कनेक्ट करने के बड़े आसान आसान तरीके हैं। स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर लाइव क्लास है, मैं फिजिकल का आदी हूँ, तो हमारी क्वेश्चन कैसे आंसर किया जाएगा। हमारी जो लाइव क्लास है उसका मॉडल बड़ा सिंपल है, और स्टूडेंट ने बड़ा एंजॉय किया। स्टूडेंट शुरू में बड़े रिलक्टेंट थे कि लाइव क्लास जैसे टिपिकल हमारे जो दूसरे कॉलेजेस हैं, नो डाउट बड़े अच्छे कॉलेजेस हैं, टीचर उनके बड़े अच्छे हैं, बट उनका एक टिपिकली डिफरेंट माइंड फ्रेम है कि वहाँ पे लाइव क्लास अलग चल रही है, फिजिकल क्लास भी सामने बैठी हुई है। तो वो एक मुश्किल हो जाता है कि फिजिकल बच्चों को जवाब दे रहे हैं लेकिन उनके क्वेश्चंस नहीं पता चल रहे, सिर्फ जवाब आ रहा है। लाइव क्लास में बच्चों के क्वेश्चंस नहीं पता चल रहे, फिजिकल वालों को टीचर जवाब दे जा रहा है, तो वो एक कंफ्यूजन होती थी। हमने मनाबी में एक प्योर मॉडल रख लिया कि मनाबी इज एन प्योर ऑनलाइन कॉलेज। हमारी कोई फिजिकल क्लास नहीं होगी, जो लाइव क्लास होगी वो प्योरली सिर्फ और सिर्फ लाइव स्टूडेंट्स के लिए होगी। उसमें हमारा फोकस सिर्फ लाइव स्टूडेंट्स होंगे। अब मैम की क्लास है, मेरी क्लास है, जितनी भी हमारी लाइव क्लासेस है, उसमें 7 स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं, और कुछ केसेस के अंदर तो माइक भी हम उनका ऑन कर लेते हैं, अदरवाइज चैट के ऊपर आंसर कर रहे होते हैं। मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की कैलकुलेशन कर रहा होता हूँ क्वेश्चन की, मैं जब लाइव क्लास में FR2 की कंसोलिडेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता हूँ, जितने भी कैलकुलेशंस हैं स्टूडेंट मुझे करके बता रहे होते हैं, मैं लिख रहा होता हूँ, स्टूडेंट साथ कैलकुलेशन करके मुझे आंसर दे रहे होते हैं। तो वो इतना इन्वॉल्व रखते हैं हम लोग, और माशाल्लाह से स्टूडेंट भी हमारे साथ इन्वॉल्व रहते हैं लाइव क्लास के अंदर। अच्छा, लेट से लाइव क्लास हो चुकी है, अटेंड नहीं कर सके, फिर क्या होगा? आपके पास टिल योर एग्जाम डेट आपके पास मनाबी के पोर्टल के ऊपर लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। मनाबी के पोर्टल आप मनाबियन से जाके रिव्यू लें। माशाल्लाह बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, लेकिन हर कॉलेज की स्टूडेंट कंप्लेन करते हैं कि पोर्टल स्टक हो जाता है, ब्राउजिंग इश्यूज आते हैं, एक आईडी से दूसरी आईडी पे या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जाते हुए हमें बहुत इश्यूज आते हैं। हमारे पास लास्ट 6 मंथ के अंदर नॉट अ सिंगल कंप्लेन कि पोर्टल स्टक हुआ, पोर्टल में कोई इशू आया, ब्राउजिंग का कोई इशू आ रहा है, नॉट अ सिंगल कंप्लेन। तो आपके पोर्टल के ऊपर आपके पास वो लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास जो टीचर्स और टीए हैं वो थ्रू आउट व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल होते हैं स्टूडेंट की क्वेरीज आंसर करने के लिए। तो आई होप इसमें मेरे ख्याल से किसी भी स्टूडेंट को अभी तक कोई इशू नहीं हुआ स्टूडेंट जो इंक्वायरी रेजोल्यूशन के लिए। थैंक यू सर। मैम आपकी तरफ आऊंगी, आप बताइएगा बी लॉ और सी लॉ क्या प्लान है आपका, आप किस तरह स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे और किस तरह आप सिलेबस को लेके चलेंगे? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सारे लोग खैरियत से होंगे। पिछले हफ्ते हमने काफ़ी हल्ला गुल्ला कर लिया, काफ़ी हंसी मजाक हो गया, पेपर्स की टेंशन भी जो है ना वो रिलीज हो गई, लेकिन अब थोड़ा ये वाला हफ्ता अभी थोड़ा सीरियस होने का टाइम आ गया। तो प्लान मेरा ये है इंशाल्लाह बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ के हवाले से कि एक तो ये कि हमने एक जो मनाबी में डिसाइड किया है वो ये कि जितनी भी हमारी क्लास की रिकॉर्डिंग्स हैं, या तो ये है ना कि कोई रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं कि जैसे वो सरताहा के हैं जो कि स्टूडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, सो दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन MFA के अलावा हमारी जितनी भी क्लासेस हैं वो सारी की सारी इंशाल्लाह हमारी लाइव होनी है। और लाइव क्लास का मतलब ये है कि जिस तरह से अभी हम गूगल मीट के ऊपर बैठे हुए हैं और आप टीचर को देख सकते हैं और प्रेजेंटर्स को देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह से लाइव क्लास हमारी होगी। और जैसे सर उमैर ने कहा कि कैंपस, तो हमारे कैंपस में इस तरह से कोई बच्चे नहीं है, सो वी आर डेडिकेटेडली टॉकिंग टू यू। सो आपको सारे के सारे वो लोग भी नजर आ रहे होंगे
अपने जो आपकी साइड की पेन होती है उसमें कि कौन कौन लोग मौजूद हैं, और चैट मुस्तकिल चल रही होती है। मेरी क्लास में तो स्पेशली बहुत ही ज्यादा चैट चल रही होती है। जैसे जीरक ने शुरू में कहा कि जी चैट बॉक्स में जी लिख दें, तो वो इसीलिए बिकॉज मैं कह रही होती हूँ कि आप चैट बॉक्स में जी लिखें। बेटे प्लीज आप कैमरा अपना बंद कर दीजिए, मैं बार बार आपका कैमरा बंद कर रही हूँ मगर यू आर अगेन ओपनिंग इट। अच्छा, सो बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ में प्लान ये है इंशाल्लाह कि लाइव क्लास चलेगी। अगर आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है तो वो क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, लेकिन कोई भी प्री रिकॉर्डेड क्लासेस अदर देन एमएफए हमारे इस सेशन में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एमएफए में तो बहुत अच्छा चला था, हिसाब किताब सरताहा बहुत ज्यादा जगा के रखते हैं सबको, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में हमें उतना मजा नहीं आया था प्री रिकॉर्डेड क्लासेस में, और बच्चों पे उतना कंट्रोल हमारा नहीं रह पाता जितना लाइव में रहता है। लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास की डेली अटेंडेंस होगी, हफ्ते में एक बार जितने भी लोग हैं जो लाइव क्लासेस स्किप करे होंगे उन लोगों को असिस्टेंट की तरफ से मैसेज भेजा जाएगा। अगर एक हफ्ता उनको मैसेज भेजा गया और वो फिर भी नहीं आए तो फिर उससे अगले हफ्ते मैं उनको खुद से मैसेज करूंगी, और फिर आपको पता है मैसेज के बाद कॉल होता है, कुछ लोगों के ख्वाब में भी आके डरा रही होती हूँ, तो वो हमारा इस दफा कंट्रोल बहुत सख्त हमारा रखने का प्लान है। लास्ट टाइम भी किया था लेकिन अभी भी ऐसा है। अच्छा, अब जो हमारी क्लास है वो आपकी सुबह में क्लास हो गई, आपको टाइम टेबल सारा शेयर हो जाएगा। बिजनेस लॉ स्पेसिफिकली और कंपनी लॉ भी, ये दोनों बिल्कुल हम लोग स्क्रैच से शुरू करेंगे इंशाल्लाह फ्रॉम वेडनेसडे। तो हमारा एक बैच चल रहा था जो कि हमारा जो एक लॉन्ग बैच होता है वो हमारा चल रहा था, लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि बिजनेस लॉ के अंदर हम वो पुरानी वाली क्लासेस देंगे, बल्कि हम एक बिल्कुल स्क्रैच से अपना बैच शुरू कर रहे हैं इंशाल्लाह फ्रॉम वेडनेसडे। तो ये बिजनेस लॉ का प्लान है। क्लास होने के बाद फिर जब एक चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा तो उसका ड्राफ्टिंग जीनी आपको फ्री में मिलेगा। सो अगर आप मनावी के अंदर बिजनेस लॉ में एनरोल्ड हैं तो बिजनेस लॉ का ही ड्राफ्टिंग जीनी आपके लिए फ्री है, जिसके अंदर आपको आंसर ड्राफ्ट करने का तरीका बताया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, फिर आपको रिटन आंसर दिया जाएगा जो कि आईकैप के सजेस्टेड आंसर की तरह नहीं होगा। ये वो आंसर होगा जो आईकैप की मार्किंग स्कीम की तरह होगा, क्योंकि सजेस्टेड आंसर के अंदर जो आंसर होता है वो मार्किंग स्कीम के मुताबिक नहीं होता। ठीक, सो बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ दोनों में चैप्टर खत्म हुआ, ड्राफ्टिंग जीनी करवाया, उसके बाद क्लास में लाइव बैठकर आपका जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने को, वो आप चेक करके मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। मैं उसी वक्त उसको चेक करूंगी, जब आप मुझे आंसर लिख के भेजेंगे उसी वक्त चेक करूंगी और आपको उसी वक्त उसका आंसर दूंगी, वहीं क्लास में फीडबैक दूंगी। अगर बहुत किसी का गंदा फीडबैक हुआ तो फिर वो मैं व्हाट्सएप पे ना वॉइस मैसेज में अलग से दे देती हूँ, क्योंकि वो फिर मुझे जबरदस्ती शर्म आती है कि क्लास में मैं उसको डाउन टू रिकॉर्ड भी हो रही होती है ना क्लास, तो इस वजह से। लेकिन अगर आपका एवरेज सा फीडबैक है तो वो फिर मैं आपको क्लास में ही दे देती हूँ। उसके बाद हर चैप्टर का असाइनमेंट, जो कि हमारी बहुत स्पेशलाइज्ड टीम है जो कि वो असाइनमेंट चेक करती है, एक बार दूसरी बार उसी असाइनमेंट को मैं चेक करती हूँ, और असाइनमेंट पूरे लाल हुए हुए होते हैं, वो इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे भी कि कितने लीथल किस्म की हमारी चेकिंग है। फिर उस असाइनमेंट का आंसर आपको दिया जाएगा जो कि अगेन आईकैप की मार्किंग स्कीम के मुताबिक होगा, सजेस्टेड आंसर के मुताबिक नहीं होगा। और उसके बाद फिर आपके हर चैप्टर के टेस्ट हुआ करेंगे और उसके बाद वो भी चेक होके मिलेंगे और उनके सोल्यूशंस भी मिलेंगे इंशाल्लाह। जब सेशन हमारा एंड हो रहा होगा तो हमारे 6 टेस्ट होंगे जो कि पूरी किताब से होंगे, जिसके अंदर 3-3, 4-4 चैप्टर्स क्लब हुए हुए होंगे, और हमारा एक फाइनल मॉक होगा, यानी 5 टेस्ट और एक फाइनल मॉक। तो इंशाल्लाह ये हमारा प्लान है। 31 जनवरी को पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी ये मार्च वाली अटेम्प्ट है, तो 31 जनवरी को हमारी बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ दोनों की क्लासेस प्रैक्टिस के साथ खत्म हो चुकी होंगी। इस बार एक नया प्लान जो मेरा है वो ये है कि नॉर्मली हम चैप्टर वाइज पास पेपर्स करवाते होते हैं, तो उसके अंदर ये होता है कि बच्चे को बहुत ज्यादा आदत हो जाती है चैप्टर वाइज पास पेपर करने की, तो जब वो पेपर में जाता है ना तो वो एक बड़ा सवाल उसके दिल पे हावी हो जाता है और वो एकदम से ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये कौन से टॉपिक से आया है। तो इसलिए प्लान इस बार मेरा ये है कि बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ, क्योंकि मैं कहती तो रहती हूँ कि बेटे आप पास पेपर डाउनलोड कर लीजिए, उनको प्रिंट ले लीजिए, उनकी जियारत किया कीजिए, उनसे दोस्ती कर लीजिए, लेकिन उनकी जियारत कोई करता नहीं है। तो मेरा प्लान ये है कि इस बार जियारत भी मैं ही आपको कराऊंगी, जियारत का सवाब भी मैं ही कमाऊं, और ना सिर्फ ये कि चैप्टर वाइज पास पेपर्स होंगे, बल्कि आईकैप की जो सजेस्टेड आंसर है उसकी जो स्कैंड कॉपी है वो आपके सामने स्क्रीन पे आपको नजर आए, क्योंकि वो हमारी जो पीपीटी के अंदर कन्वर्ट करके आती है उससे इतना खौफ नहीं आता जितना आईकैप की कॉपी से खौफ आता है। तो ये एक चीज है जो कि इस बार पिछली दफा से ज्यादा एक अच्छी हमने इम्प्रूव की है, बिकॉज आप लोग बात नहीं मानते, तो अब हम यही कर सकते हैं कि ये भी हम आपके लिए कर दें।
आई कैप की बुक मैं उसकी बहुत स्टॉन्च सपोर्टर हूँ। आई कैप की बुक का फॉर्मेट पूरा का पूरा जो ऑर्डर है वो मुझे बहुत पसंद है, मैं वही फॉलो करूंगी। जिस तरह से आई कैप की बुक में चैप्टर्स बने हुए हैं मेरे नोट्स में भी बने हुए हैं, लेकिन मेरे नोट्स और आई कैप की बुक में फर्क ये है कि मेरे नोट्स के अंदर वो सारी की सारी चीजें थोड़ी सी आसान और जरा सी वो कलरफुल, बिकॉज वो इसके अंदर एनिमेशंस डली हुई हैं, पिक्चर्स डली हुई हैं, और थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म, बिकॉज किताब एकदम दिल पे हावी हो जाती है, डर लग जाता है किताब से। तो रट्टा लगाने के लिए, याद करने के लिए मेरे नोट्स काफी हैं, जो कि हर चैप्टर के इंशाल्लाह आपको दिए जाएंगे। सो बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ में ये मेरा प्लान है इस बार। जी मैम, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे कि पॉलिसी चेंज हो रही है और उसमें कह रहे हैं कि बी लॉ और सी लॉ जो से वो मर्ज हो जाएंगे, तो कंबाइंड सब्जेक्ट्स के लिए स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि वो ऑप्ट करें कि ना करें, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छा देखें, अभी पॉलिसी की जहां तक बात है, वो अनफॉर्चुनेटली आई कैप की हमेशा ही थोड़ी सी आदत होती है कि वो प्री मेच्योरली नई पॉलिसी को एक बॉम्ब बना के तो वो एक दफा फाड़ देते हैं। बहरहाल अब जो है वी हैव टू डील विद इट। लेकिन उस दिन सर उमर ने एक बात की थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। उन्होंने कहा कि देखो, ये जो भी पॉलिसी का चेंज है ना, ये सबके लिए है, तो जो भी होगा वो पूरे पाकिस्तान के ही सीए एस्पायरेंट्स के साथ होगा, सिर्फ आपके साथ अकेले के साथ नहीं होगा, ठीक है? और जब बाकी सारे लोग उससे डील कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, सही। अब मुझे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं या स्क्रीनशॉट्स भेज रहे हैं कि मैम फलाने टीचर ये कह रहे थे कि आप जो है वो पेपर बी लॉ सी लॉ दोनों का ना दें, ठीक है? फलाने टीचर ये कह रहे थे कि आप कंबाइंड पेपर दे दें। तो बेटा, आई रिस्पेक्ट ऑल द टीचर्स, हो सकता है उनकी राय मेरे से बेहतर हो, लेकिन मेरे से अगर मेरी राय पूछी जाए तो मेरे हिसाब से जो लोग बिजनेस लॉ का पेपर इस अटेम्प्ट में दे चुके हैं और उनको उम्मीद है कि इंशाल्लाह पास हो जाएगा, ठीक है, या जिनका बिजनेस लॉ पहले पास है, यानी उससे पिछले अटेम्प्ट में पास हो चुका है, तो या तो पास हो चुका है या पास होने की उम्मीद है, इन दोनों सूरतों में आपको कंपनी लॉ तो लाजमी देना है। तो आपने ये सोचना ही नहीं है कि जी अगर मैं कंपनी लॉ अभी ना दूं बाद वाले में दे दूं, ठीक है? तो कंपनी लॉ तो आपको लाजमी देना है। अब सवाल ये आ जाता है कि अगर ये आपकी पहली अटेम्प्ट है, जिसमें से काफी सारे बच्चे ऐसे जो मुझे मैसेजेस भी कर रहे हैं कि हमारी पहली अटेम्प्ट है। बेटा, अगर आपकी पहली अटेम्प्ट है और आप ये सोच रहे हैं कि बिजनेस लॉ ना दें, तो आप गलती कर रहे हैं। बिजनेस लॉ का पेपर कंपैरेटिवली इजियर होता है फ्रॉम अदर पेपर्स, ठीक है? इसीलिए बिजनेस लॉ हम 6 हफ्ते में फास्ट ट्रैक में भी दिलवा देते हैं। जो पीआरसी जनवरी में करके आते हैं उनको हम 6 हफ्ते में फास्ट ट्रैक में भी बिजनेस लॉ दिलवा देते हैं और वो पास कर लेते हैं। मेरी क्लास का एक बार 80% रिजल्ट आया था, एक बार 70% आया था फास्ट ट्रैक का, और रेगुलर बैच से ज्यादा अच्छा फास्ट ट्रैक का रिजल्ट आया था, बिकॉज वो फोकस थे बच्चे ना बिजनेस लॉ के ऊपर। सो बिजनेस लॉ का पेपर अगर आप देते हैं तो आपका थोड़ा सा डर निकल जाएगा आई कैप का, और आपको थोड़ी और आसानी हो जाएगी आगे के जायंट पेपर्स के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैंने बिजनेस लॉ का पेपर इस में पास कर लिया तो क्या अगली अटेम्प्ट में मुझे बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ कंबाइन दोबारा देना पड़ेगा? इसका जवाब बेटा या तो अल्लाह मियाँ के पास है या इसका जवाब आई कैप के पास है, ठीक है? आई कैप के पास भी शायद ढंग से नहीं है, बिकॉज वो भी कभी इधर जो है ना वो लुढ़क जाते हैं, कभी इधर लुढ़क जाते हैं। लेकिन इसका जवाब मैं डिराइव कर सकती हूँ फ्रॉम पास्ट प्रेसिडेंट्स। मैंने 2 दफा पॉलिसी चेंज होते हुए देखी अपने पूरे सीए के ड्यूरेशन में। एक दफा जब मैं सीए फाइनल में थी तो पॉलिसी चेंज हुई थी, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर जो अभी आप लोगों का आ गया है ना कैफ में, ये हमारा फाइनल में होता था। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर कंबाइन हो रहा था बीएफडी के पेपर के साथ, ठीक है? उन्होंने क्या किया कि उन्होंने दो स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना दिए। पहला ग्रुप था ओल्ड पॉलिसी वाला, दूसरा ग्रुप था न्यू पॉलिसी वाला, कि अगर आपने इस डेट से पहले ज्वाइन किया है तो आप ओल्ड पॉलिसी में हैं, अगर आपने इस डेट के बाद ज्वाइन किया है तो आप न्यू पॉलिसी में। ओल्ड पॉलिसी वालों को एमएसए जो है नहीं देना पड़ना था अगर उन्होंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर पास कर लिया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर कंडक्ट होता था, ठीक है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर आई कैप कंडक्ट कराता था। नए बच्चे उस पेपर में नहीं बैठते थे, पुराने बच्चे बैठते थे। तो एक तो ये प्रेसिडेंट है जिससे मुझे ऐसा लगता है हो सकता है कंपनी लॉ का अलग से पेपर पुरानी स्कीम के बच्चों से लिया जा रहा हो, जैसे कि बिजनेस लॉ का अभी दे देंगे तो कंपनी लॉ का बाद में दे देंगे, दोनों मिला के उनको शायद ना देने पड़े, शायद ऐसा हो जाए। एक दूसरा प्रेसिडेंट जो आई कैप की पुरानी पास प्रैक्टिस से निकला वो ये कि जिसके अंदर, जब पहले भी ऐसे ही था, जिस वक्त मैंने पेपर्स दिए थे बी लॉ सी लॉ अलग था, फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि बी लॉ सी लॉ कंबाइन हो गया। मैं उस टाइम पे तो फाइनल में थी, लेकिन बी लॉ सी लॉ जब कंबाइंड हुआ तो उस टाइम पे उन्होंने ऐसा किया था कि उन्होंने आधा पेपर दिलवाया था। तो जो बी लॉ का पोर्शन, जो बच्चे बी लॉ का पेपर अलग से पास कर चुके थे, उनको इस पेपर में से बी लॉ का पोर्शन नहीं देना था। उनका पेपर 1.5 घंटे का था, उनका पेपर 50 नंबर का था, और उनको 50 नंबर में से 25 नंबर लेने थे। 1.5 घंटे के बाद बेल बजी थी, बच्चे उठ के एग्जाम हॉल से चले गए थे। ये 2 प्रैक्टिसेस माजी में आई कैप ने की हैं। अब इनमें से वो इस वक्त क्या चूज करेगा, या वो कोई नई पॉलिसी लेकर आएगा? मेरे हिसाब से तो जो जितनी मेरी एक गट फीलिंग ही कह सकती हूँ
क्योंकि मैंने सच बताती हूँ कि मुझे इस बारे में आई कैप से कोई इन्फॉर्मेशन सॉलिड अभी तक मिली नहीं है, मैंने कोशिश बहुत की। तो गट फीलिंग मेरी यही है कि वो आपको प्रॉब्लली अलग से कंपनी लॉ का पेपर दिलवाया करेंगे, जैसे उन्होंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मेरे साथ किया था। मैंने अलग से मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर दे दिया था, पास कर लिया था, और उसके बाद मेरा एमएसए एग्जाम्प्ट हो गया था, फिर मुझे एमएसए नहीं देना पड़ा था। तो मेरी तरफ से तो बेटा पूरा आपको यही सजेशन है कि बिजनेस लॉ का पेपर दें, इट विल एनहांस योर कॉन्फिडेंस। आपको लाजमी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कोई ना कोई क्रेडिट जरूर मिलेगा। अगर अल्लाह ना करे ऐसा हुआ कि क्रेडिट ना भी मिला, तो आपकी कम से कम अगले उसके लिए तो तैयारी हो जाएगी। ये जो बी लॉ सी लॉ का पेपर होता है ना कंबाइन, ये इतना जालिम पेपर होता है, ये इन दो को मिला के एक नहीं बनता है, इन दो को मिला के ये 1.5 बनता है, ये एक पेपर नहीं बनता। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं ना कि अभी हम 2 पेपर दें, कल को हम एक पेपर दे के पास कर लेंगे। आप नहीं कर सकते मेरा बच्चा, एक पेपर दे के पास वो बहुत मुश्किल है। अल्लाह करे आप करें, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। जब इसका कंबाइंड पेपर होता था तो आप आईकैप का सारा पासिंग रेशो निकाल के देख लें, सबसे कम पासिंग रेशो ऑडिट का था, जो कि अब सीएमए ने ले लिया ऑडिट की जगह, और जो आपका सेकंड लीस्ट पासिंग रेशो था वो इस कंबाइंड पेपर का था। तो ये इतना हलवा नहीं होगा, अभी हमसे एक दिन में कंपनी लॉ रिवाइज नहीं होता है, कल को हमें 2 करने पड़ने हैं। तो बेहतर यही है कि आप अभी बी लॉ का पेपर दें, ठीक है। सो ये मेरी बात थी। थैंक यू मैम। सर तौसीफ आप हैं हमारे साथ? हाँ, मैं सर तौसीफ को उधर पिन कर देती हूँ। वालेकुम सलाम। सर 1 सेकंड प्लीज मुझे दीजिएगा। जी सर, प्लीज तशरीफ लाइए। सर आपका क्या प्लान है, आप किस तरह स्टूडेंट्स को लेके चलेंगे, आपके नोट्स कैसे होंगे, उसमें आप जो न्यू टैक्स ईयर है उसके जो भी चेंजेस आई हैं उनको इनकॉर्पोरेट किया है कि आपके जो पुराने वाले नोट्स हैं वही आप यूज करेंगे? काइंडली गाइड कीजिएगा। मेरे वाला जो पेपर है ना, ये एक तो इसमें कुछ चेंजेस उस तरह से है कि आपकी पॉलिसी में नहीं आती, क्योंकि ये बड़ा ही रेलेवेंट पेपर है सीए की फील्ड का, तो ये हमेशा से ही रहता है, इसमें आपने कभी नहीं देखा कि किसी पेपर के साथ मार्केट। अच्छा, सेकंड ये होता है कि ये वो वाइट पेपर है जिसमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली चेंजेस सिलेबस के हवाले से आ रही होती हैं। मतलब कि अगर जैसे कोई बजट जो है वो नया अनाउंस करती है गवर्नमेंट, तो एक आधी अटेम्प्ट के बाद से उसमें जो चेंजेस होती हैं वो आपको अपने सिलेबस में इंकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। अभी रिसेंटली जो बजट आया उसकी वजह से जो मेजर चेंजेस है ना वो हैं रेट्स के ऊपर। मतलब अगर आपने इनकम टैक्स रेट्स के अंदर कैलकुलेशन बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है उन सबको ही अफेक्ट करेगा ये, एक्सेप्ट फॉर कंपनीज के क्वेश्चन जो है इंडिविजुअल एओपी के क्वेश्चन को अफेक्ट हो रहे हैं। तो मेरा प्लान तो यही है कि मैं अभी रिसेंटली मैंने एक पूरी उसकी समरी बनाई है, जो जो चेंजेस हैं उनको अपने नोट्स में मैं साथ साथ जो है इनकॉर्पोरेट करने के बाद ही लेक्चर डिलीवर करता हूँ। तो इंशाल्लाह जब तक हमारा सिलेबस खत्म होगा तब तक जो है वो हम इनकॉर्पोरेशन हो चुकी होगी उसके अंदर चेंजेस की, और मैं चेंजेस के साथ ही पढ़ा रहा हूँ। बाकी है कि अभी तक आईकैप की बुक नहीं आई, तो आईकैप की जब तक बुक नहीं आती तब तक आपको आइडिया नहीं होता कि आईकैप क्या करने जा रहा है। बट ये है कि मेरे नोट्स में तकरीबन सारी ही आईकैप की बुक कवर्ड है, बट वो आसान में पास में आईकैप में जरा मुश्किल लिखा हुआ है, तो उसके अंदर मैं चेंजेस करता जाऊंगा। बाकी मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि अपने साथ आईकैप की बुक्स लाजमी लेके चलनी है। कोई भी सिलेबस पढ़ रहे हो आईकैप की बुक एटलीस्ट साथ आपने लाजमी करनी है। बेशक याद मेरे नोट से करो, बट आईकैप की बुक को भी देखते रहना कि ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं है जो मैंने स्किप कर दिया और आईकैप की बुक में हो, तो वो इंशाल्लाह वो भी आ जाएगी। तब तक जो है मैं अपने नोट से लेके चल रहा हूँ क्लासेस, और उसमें मैंने सारी चेंजेस कर दी हैं जितनी भी साथ साथ सिलेबस के लिहाज से कवर होती जा रहा है मेरा सिलेबस, उतनी चेंजेस मैं इनकॉर्पोरेट करने के बाद ही लेक्चर देती हूँ। और सर जो थ्योरी वाले चैप्टर्स हैं उनको आप किस तरह कवर करेंगे? अच्छा, मेरा एक ही पैटर्न है, मैं बेसिकली थ्योरी हो और न्यूमेरिकल हो, सबसे पहले तो आपके टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। तो पॉइंट वाइज जैसे ही एक नया कॉन्सेप्ट आता है मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ उसको पढ़ाता हूँ। तो थ्योरी अगर आपको समझ आ रहा है टेक्स्ट, तो थ्योरी को रट्टा लगाने की ऐसा जरूरत नहीं होती, एक्सेप्ट फॉर डेफिनेशन। तो वो मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चे के माइंड में कॉन्सेप्ट पहुंचा दूं किसी तरह, बाकी वो साथ साथ करता रहता है तैयार। और उसी थ्योरी से फिर जब उसकी न्यूमेरिकल में एप्लीकेशन आती है तो वही वहाँ पे उसके काम आ रही होती है। तो मैं नोट्स में साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल को लेके चलता हूँ थ्योरी में। और सर स्टूडेंट्स अक्सर थ्योरी को फोकस ही नहीं कर रहे होते हैं, सिर्फ न्यूमेरिक बेस्ड, और इस बारे में आप क्या कहेंगे?
अच्छा, मेरा ओपिनियन जो है ना, वो मेरे मुताबिक तो थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप इजीली पास करना चाहते हैं ना, तो थ्योरी आपके लिए एक जो है ना, आप कह लेंगे की हिंट है कि यहाँ से आप इजीली मार्क्स ले सकते हो। लाइक एथिक्स वाला पोर्शन है, वहां से आपको पता है कि 100% क्वेश्चन आना है। सेल टैक्स की थ्योरी कंपैरेटिवली इनकम टैक्स की निस्बत कम है, बट वहां से वो क्वेश्चन पूछता है, तो वहां से भी आप 10 मार्क्स ले सकते हो इजीली उसको कवर करके। और जो इनकम टैक्स का पोर्शन है, उसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो न्यूमेरिकल में फॉल नहीं करते, मतलब उससे आप न्यूमेरिकल आइटम बना नहीं पा रहा होगा, लाइक अपील्स वाला पोर्शन है इस तरह के, तो वहां से भी आप इजीली मार्क्स ले सकते हो। तो मैं तो कभी भी ये नहीं कहता कि आपने थ्योरी को कम इंपॉर्टेंस देनी है। मैं तो हमेशा न्यूमेरिकल और थ्योरी को इक्वल वेटेज देता हूँ कि अगर आपने पास होना है तो आपको दोनों एरियाज में जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। थैंक यू सो मच सर फॉर प्रोवाइडिंग अस गाइडेंस। सर ताहा, आप हमारे साथ हैं? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, मैं अवेलेबल हूँ। काइंडली पिन कर दीजिएगा मेरी मेरी वीडियो को। क्या मैं विजिबल हूँ? जी जी सर, बिल्कुल सर, गिव मी अ सेकंड, मैं अभी करती हूँ। बिल्कुल। अच्छा, पिन का ऑप्शन मेरे पास भी आ रहा था, मैंने पिन तो कर दिया है। आई होप कि मैं विजिबल हूँगा। जी सर, अब आप विजिबल है। ठीक है, थैंक यू बस। अच्छा जी, बच्चों, सबसे पहले तो आप सबके पेपर्स हो चुके हैं, तो आप लोगों ने हल्ला गुल्ला मौज मस्ती भी करी मनाबी की टीम के साथ। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि मैं इस्लामाबाद में नहीं रहता तो मैं आ नहीं सका, लेकिन जाहिर है कि अगर वहाँ होता तो लाजमी तौर पर आता। सर हमने बहुत मिस किया था, हमने आपको बहुत मिस अच्छा, किया, आपका हमने जिक्र भी किया था वहाँ पे सही। सारे बच्चों को, और हाँ। जीरक ने खास तौर पे सबको बताया कि आप कितना तंग अच्छा। करते हैं। सही सही सही। आप कितने ज्यादा कंसर्न होते क्योंकि हैं और सर कितने मैसेज से ज्यादा बहुत ज्यादा कनेक्टेड करते होते हैं। हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, ये तो बिल्कुल, है। अल्हम्दुलिल्लाह वी तो आर ब्लेस्ड इंशाल्लाह, विद द बेस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। इंशाल्लाह चक्कर जब लगेगा इस्लामाबाद का तो इंशाल्लाह एक बच्चों के साथ मीटअप जरूर रखेंगे और सबसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप में से यहाँ पर जो क्राउड है, जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो हमारी रिकॉर्डिंग देख रहे हो बाद में या अभी प्रेजेंट है, सबसे पहले तो आप लोगों ने जो पेपर्स दिए उसके लिए आपने बहुत तैयारी करी थी, बहुत अच्छे इंशाल्लाह आपके पेपर्स उम्मीद है कि होंगे, और जो आपके हक में बेहतर होगा वो इंशाल्लाह रिजल्ट वाले दिन आपको मिले और आप अचीव करें इंशाल्लाह ताला। बहुत सारी पहले तो रिजल्ट के लिए दुआएं आपके लिए, क्योंकि 1-1.5 महीने में रिजल्ट है और हर बच्चा रिजल्ट के लिए यकीनन पेपर के बाद परेशान होता है। 10-15 बार वो अपने मार्क्स गिनता है कि 50 बन रहे हैं या नहीं बन रहे। दूसरी चीज ये है कि विद रिगार्ड्स टू एमएफए जो है उसका एजुकेशन जो नई पॉलिसी आ रही है उसकी वजह से कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं है। आज भी वो पेपर है और बाद में भी होगा। अलबत्ता हाँ, ये पॉसिबल जरूर है कि सिलेबस की कुछ हद तक रिवीजन हो, लेकिन वो इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगी। जहां तक हम एमएफए के पेपर की बात करते हैं, तो ये पेपर आईकेप ने जब पिछली स्कीम में डाला था तो उसकी एक रीजन जो बनती थी वो ये थी कि जब बच्चा सीफैप लेवल पर आए तो उसको बिजनेस फाइनेंस डिसीजन यानी कि बीएफडी के पेपर और स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यानी कि एसपीएम के पेपर का एक आइडिया, एक फ्लेवर मिल जाए, एक उसकी बेस बन जाए। क्योंकि ये जो दो पेपर्स थे इससे रेलेवेंट कुछ एरिया कॉस्टिंग में था, कैफेट के पेपर में था, अलबत्ता अलग से इसका कोई पेपर नहीं था। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि नई एजुकेशन स्कीम में आप लोग जानते होंगे कि सीफैप लेवल पर एसपीएम का जो पेपर है वो अब नहीं होगा। अलबत्ता आईकेट ने एक डिस्क्लेमर और एक, अगर आप स्कीम पढ़ेंगे तो इसमें एक लाइन मेंशन करी है कि एसपीएम के पेपर में जो चीजें टेस्ट होती थी वो कहीं ना कहीं आईकेट प्लग इन करेगा, फिट इन करेगा, और वो जो एक केस स्टडी पेपर आ रहा है उसमें भी कुछ हद तक उसकी चीजें होंगी। तो मेरा जो एक गैस है, एक वाइल्ड गैस है, वो ये है कि ये जो आपका एमएफए का पेपर है इसमें कुछ चीजें ऐसी या कुछ एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चंस ऐसे जो आपके एसपीएम के पेपर में थे वो यहाँ पर जरूर आएंगे। क्योंकि एसपीएम का अगर पेपर ही खत्म हो रहा है तो उसमें वो जो लेट से एक सवाल यहाँ पर 2 मार्क्स का पूछता था किसी टॉपिक का और वहां पर वो 12 मार्क्स का उसको कर थोड़ा सा सिनेरियो एक्सटेंड कर पूछता था, अब उसके लिए वो टेस्टिंग का एरिया सिर्फ ये पेपर बन गया। इसके अलावा ऐसा कोई चेंज नहीं है। ये पेपर आपको आपके सीफैप में मदद करता है। इस पेपर का इन इटसेल्फ पासिंग रेशियो बहुत अच्छा है। अगर आप ग्रुप बी के पेपर्स का पासिंग रेशियो निकालेंगे तो इसका पासिंग रेशियो जो है वो कंपैरेटिव टर्म्स पर बहुत अच्छा है, इसलिए क्योंकि ये एक आपके आगे वाले मुश्किल पेपर्स की बुनियाद बना रहा है। तो आई के कभी भी नहीं चाहता कि वो इस पेपर को बहुत ज्यादा लेवल ऑफ डिफिकल्टी उसकी हाई रखे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एनपीवी और आईआरआर का टॉपिक है, अगर उसने बीएफडी में उसका सवाल 15 या 20 मार्क्स का पूछना है, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसका मार्क्स वहां जाकर उसने 20-25 मार्क्स का पूछना है,
या उससे फॉरेक्स को वहां पर मुश्किल कर पूछना है, तो यहाँ पर जाहिर है कि वो बेसिक पूछेगा ताकि एडवांस स्टेज की उसकी जो टेस्टिंग है वो बाद में हो रही है। इन इटसेल्फ ये पेपर बड़ा मज़ेदार पेपर है, और इस पेपर को तो मैं ये कहता हूँ कि दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो थ्योरी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कंप्यूटेशन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं कहता हूँ कि ये पेपर तो दोनों के लिए ही बना है, इसलिए क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप वो बच्चे हो जो थ्योरी में अच्छे हो, कंप्यूटेशन में अच्छे नहीं हो, तो आप थ्योरी पर ज़्यादा मेहनत कर लो, उधर ज़्यादा मार्क्स उठा लो, और बाकी मार्क्स आप कंप्यूटेशन में उसको अटेम्प्ट कर उठा लो। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कंप्यूटेशन में बहुत अच्छा है, तो कंप्यूटेशन में ज़्यादा मेहनत कर लो, वहाँ पर आपके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, और थ्योरी में आप कुछ हद तक मार्क्स गेन कर लोगे तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। यही रीज़न है कि ये इसका पासिंग रेशियो जो है वो काफ़ी अच्छा है। नाउ कमिंग टू हाउ आई विल टीच, और ये सेशन कैसे जाएगा, और ये सेशन जो है इसमें हम MFA कैसे पढ़ेंगे। तो नंबर 1, आप लोगों को प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाएंगे जो कि मनाबी के पोर्टल पर अवेलेबल हैं। अच्छा, उन लेक्चर्स में आपके पास कुछ कॉन्सेप्चुअल लेक्चर्स होंगे और फिर प्रैक्टिस मटेरियल होगा, कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स होंगे, कुछ BFD के पास पेपर्स हैं, कुछ पुरानी IKT स्कीम से रेलेवेंट पास पेपर्स हैं, MFA की 5 अटेम्प्ट्स गुजर चुकी हैं, उसके तकरीबन सारे ही सवाल आपके पास मौजूद हैं। उसके बाद अगर किसी बच्चे को कोई एक्स्ट्रा मटेरियल चाहिए होता है, कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होती है, तो मैं उसको ACC F9 रिकमेंड कर देता हूँ, उसके क्वेश्चंस और आंसर्स दे देता हूँ। अब IKT की एक और अटेम्प्ट हो चुकी है, तो हमारे पास 3 से 4 घंटे का मजीद प्रैक्टिस मटेरियल, यानी कि 8 से 10 मजीद प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस और भी अवेलेबल होंगे, तो वो हम इंशाल्लाह लाइव करेंगे। जहां तक लाइव क्लासेस का ताल्लुक है, तो आपके जो रिकॉर्डेड कंटेंट है वो इन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, अच्छी क्वालिटी पर रिकॉर्ड हुआ है, आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा, सारी चीज़ें सीक्वेंस में होंगी। बहरहाल स्टिल मेरी ये कोशिश होती है कि अगर बच्चे जो है वो रिक्वेस्ट करें तो मैं लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करूँ। सो इन दिस सेशन एज वेल ऑफिशियली हर 15 दिन पर एक लाइव सेशन ज़रूर होगा। अनऑफिशियली अगर बच्चे रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं सर आप जो है वो लेट से हफ्ते में एक सेशन ले लें, मैं उसके लिए तैयार हूँ। अगर बच्चे बोलेंगे कि सर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर आप 1 या 2 या 3 या 4 घंटे का एक लेक्चर दे दें और उसके 2-4 पास पेपर्स करवा दें, मैं बिल्कुल वो भी कंडक्ट करूंगा। सो मिक्स एंड मैच कर करना कम से कम 25 से 30 घंटे आपकी लाइव टीचिंग होगी ही होगी। कम से कम बता रहा हूँ कि कम से कम 30 घंटे जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आप लाइव पढ़ रहे ही होगे, विच मीन्स कि अगर 1 घंटे वाली एक क्लास हो तो 30 घंटे का मतलब हो गया कि 30 क्लासेस इफेक्टिवली आपकी लाइव क्लासेस होंगी। And sir, this is in addition to your recorded classes, right? Exactly. This is in addition to the recorded classes. अच्छा, recorded classes में भी 2 कैटेगरी हैं। एक वो कैटेगरी है जो कंपलसरी है, जो आपने करनी ही करनी है। ये उन बच्चों के लिए है जिनके 4 पेपर्स हैं, या जो आप समझ लें कि एक अच्छे कैलिबर के हैं, वो एक बार एक सवाल एक फॉर्मेट का करते हैं या एक कॉन्सेप्ट का एक सवाल करते हैं, उनके लिए सफिशिएंट होता है। वो एक कैटेगरी है जो कंपलसरी है, कंपलसरी रिकॉर्डिंग्स है, वो तो आपने करनी ही है, वो हर बच्चे ने करनी है। फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बोलते हैं सर हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, हमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, या हमें जो है वो मजीद सवाल करने हैं, या हमें अपने कॉन्सेप्ट रिफाइन करने हैं, या हम वो बच्चे हैं जो स्लो लर्नर्स हैं, या हम एक सवाल करते हैं तो हमें वो बात समझ नहीं आती, हमें एक ही टॉपिक के 2-3 एक ही जैसे सवालात की जरूरत है। तो उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी अवेलेबल है। मैंने अपने BFD के कोर्स से भी बहुत सारे लेक्चर्स डाले हैं कि भाई एक बच्चा फॉर एग्जांपल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो एक तरह से नहीं समझता, दूसरी तरह से समझे, दूसरी तरह से नहीं समझता, तीसरी तरह से समझे। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनकी 3-3 वीडियोस मिलेंगी। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का एरिया है, तो वो एक तरह से नहीं तो दूसरी तरह से, और दूसरी नहीं तो तीसरी तरह से, 3 तरह की वीडियोस अवेलेबल है। तो इफेक्टिवली इट इज अ कंप्लीट पैकेज। नाउ कमिंग टू द असाइनमेंट्स, इस बार इंशाल्लाह ताला आप लोगों के जो असाइनमेंट्स होंगे वो आप लोगों को दिए जाएंगे, आप लोगों को एक टारगेट दिया जाएगा, और उस टारगेट में आप वो असाइनमेंट्स जब सबमिट करोगे तो हम उसको लाइव या थ्रू व्हाट्सएप जो है वो इवेंट, व्हाट्सएप पर मैं इवेंट्स बना लेता हूँ, इवेंट्स एक ऑप्शन आया है व्हाट्सएप पे नया, तो उसके थ्रू हम एक शेड्यूल टाइम कर उसको इंशाल्लाह डिस्कस कर लिया करेंगे, चाहे हम कॉल पर करें, कॉल पर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद आप लोगों का फाइनल मॉक होगा, एक आपके पास मॉक असाइनमेंट दिया जाएगा, और फिर 5 आप लोगों के जो है वो टॉपिकल टेस्ट भी होंगे, 2-2 टॉपिक्स को मिलाकर, या जिस तरह से सीक्वेंस में चले। तो इस तरह से आपका एक पूरा कंप्लीट पैकेज बनेगा, कंप्लीट बंडल होगा। व्हाट्सएप सपोर्ट पर बिल्कुल मैं अवेलेबल रहूंगा, हाजिर रहूंगा, और आप लोगों को तंग भी बहुत करूंगा। आप में से जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है उनको पता होगा कि एकदम से जो है वो सर की एक ग्रुप कॉल आ जाती है, तो आपने जो है ना ग्रुप कॉल को म्यूट नहीं करना, ठीक है ना, और वो कॉल उठानी है।
सो सर आप ये इतनी सुबह सुबह कॉल करते हैं ना। जी हाँ बिल्कुल। तो इसी तरह से इंशाल्लाह इस सर सेशन आपको में पता भी है होगा। कितनी बार आपकी ग्रुप कॉल की वजह से मेरे बच्चे उठ गए हैं, आपको पता है इस बात का? मिस तो उन बच्चों को भी फिर एमएफए पढ़ा लें आप। दोनों तो सीए उनको करेंगे इंशाल्लाह, प्लीज दोनों उनको सीए उनको करेंगे। बताएं एक टीचर है जो उठाता है तुम लोगों को सुबह। तो बच्चों ये सारी चीजें होंगी। अगर आप लोगों की किसी किस्म के कोई भी सवाल हैं आफ्टर द सेशन 15 to 20 मिनट्स में आप लोगों का ग्रुप अभी से देख रहा था, सेशन से पहले भी अवेलेबल था, अभी भी अवेलेबल हूँ। किसी किस्म के कोई भी सवाल हो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। अभी हमारा एक ओपन फोरम होगा, सारे टीचर्स के बाद एक हम क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन रखेंगे, उसमें आपके कोई सवाल हो या आप व्हाट्सएप ग्रुप पर कोई सवाल पूछना चाहें तो मैं अभी अवेलेबल हूँ, बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर ठीक है एक जी? क्वेश्चन मेरा आपसे कि जो थ्योरी वाले हैं, जिस तरह मैनेजरियल पोर्शन है उस वो हम्म। कितनी वेटेज में आता है पेपर में, और जो फाइनेंशियल पोर्शन है वो उसकी वेटेज क्या होती है पेपर में? ठीक है। अच्छा यहाँ पर जो हमारा थ्योरी वाला एरिया होता है कंपैरेटिवली उसकी 50 से कम वेटेज होती है, अराउंड 40 के पास। और जो हमारा कंप्यूटेशन वाला एरिया होता है उसकी 60 के आसपास वेटेज होती है। खासतौर पर जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमारे पास इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हेजिंग और वर्किंग कैपिटल, ये 4-5 आईकेप के फेवरेट टॉपिक्स हैं जिससे वो 2 से 3, 15, 20 मार्क्स के सवाल पूछ रहा होता है और कंपेरेटिवली बहुत आसान है, इजी टू गो टॉपिक्स। अच्छा यहाँ पर एक चीज मैं भूल गया था, वो भी मैं बच्चों को बता दूं कि किस तरह से हम इस कोर्स को पढ़ेंगे। तो देखिए 3 चीजें होंगी। जिस तरह से मिस सतिया ने कहा, तो मिस सतिया की जो एक कहने के पढ़ाने का तरीका है मोर और लेस मेरा भी वो सेम है। नंबर 1 आईकेप की स्टडी टेक्स्ट। आईकेप की एक रिकमेंडेड किताब है, उससे बेहतर कोई किताब नहीं हो सकती। अगर कोई टीचर अपने नोट्स बना रहा है तो वो भी आईकेप की किताब को सामने रखकर ही बनाता है। नंबर 2 आईकेप के पास पेपर्स, आईकेप के एमएफए के अब 6 अटेम्प्ट के पास पेपर्स अवेलेबल है, विच मींस के 6 into 3 इज 1800 मार्क्स। साथ में आप बीएफडी के पास पेपर्स यूज कर सकते हो, एसीसी F9 के पास पेपर्स यूज कर सकते हो। तो ये आपका प्रैक्टिस कंटेंट हो गया। नंबर 3 मैं आप लोगों को एक गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा और आपके जो पोर्टल है उस पर भी अपलोडेड होंगे हर चैप्टर के 1 पेजर समरी नोट्स। क्योंकि आखिरी दिन जब आप पेपर देने जाएंगे तो आप 300 या 400 पेजेस की किताब पूरी नहीं कर सकते, लेकिन अगर हर 15 चैप्टर्स है और 15 चैप्टर्स 2-2 या 3-3 या 4-4 पेजेस पर समराइज हो जाओ तो उसको आपको रीड करना और उससे आपके कॉन्सेप्ट की रिविजन करना बड़ा आसानी से पॉसिबल होता है। सो ये 3 चीजें ये 3 तरह के मटेरियल्स हम यूज कर रहे हैं। थैंक यू सर गाइडेंस के लिए। नेक्स्ट वेलकम। मैम अतिया। हाँ जी बेटे। मैम ऑडिट पे जाने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि बी लॉ और सी लॉ दोनों में एमसीक्यूज पे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा इशू होता है, तो उसके लिए आप इस दफा क्या करेंगी? अच्छा बेटा, एक तो ये कि मैंने इस बार ये टिप बहुत ज्यादा दी थी बच्चों को कि एमसीक्यू जो है ना वो सारे जुड़वा बहन भाई ना लग रहे होते हैं। सो बेसिकली एमसीक्यू जब बच्चा शुरू में सॉल्व कर लेता है ना तो एकदम से ना एमसीक्यू उसके ऊपर हावी हो जाता है। बिकॉज बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ का एमसीक्यू बहुत डिफिकल्ट आता है। कंप्यूटेशनल पेपर्स में जैसे सर मेहर तो ये कहते हैं कि आप पहले एमसीक्यूज करें ना, लेकिन बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ में स्पेसिफिकली एमसीक्यू बहुत मुश्किल हो जाता है हैंडल करना, और बच्चे उससे डर जाते हैं और आगे का सब्जेक्टिव पोर्शन खराब कर देते हैं। तो इस बार मैंने उनसे खास तौर पे यही कहा था कि आपने सबसे पहले जो है वो वाले सवाल करने हैं जो या तो टू दी पॉइंट है या फिर इम्पोस्टर है। सो बेसिकली आपने बहुत बड़ी हाई लेवल की केस स्टडी नहीं करनी, आपने सबसे पहले इजी क्वेश्चंस जो कि बिल्कुल रट्टे वाले हैं, रिप्रोडक्शन वाले हैं, वो करने हैं। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस जो कि हल्के फुल्के हैं, ठीक है, जिसके अंदर थोड़ी बहुत ही केस स्टडी है, उसके बाद एमसीक्यूज, और उसके बाद फिर एंड पे जाके आपने केस स्टडी करनी है। तो एक तो बेटा ये वाली टिप मैं जो है ना वो बहुत ज्यादा बार बार याद करवा दूंगी बोल के। उसके अलावा एमसीक्यू की जो प्रैक्टिस है उसके बारे में भी मेरा प्लान ये है, जो कि मैंने नया ऐड किया है। अगेन एमसीक्यू भी हम चैप्टर वाइज ही किया करते थे, मगर अब मेरा यही प्लान है कि हम एमसीक्यू को भी डायरेक्टली फ्रॉम द फेस ऑफ पास्ट पेपर करेंगे। अगेन हम इतनी दफा उस पास्ट पेपर की तरफ जाएंगे, इतनी दफा उसको देखेंगे कि वो आईकैप का जो मोनोग्राम है ना, जो कि दिल पे एकदम आपके जो है वो एकदम से हावी हो जाता है, वो उसकी आपको आदत हो जाए और उससे आपको डर लगना बंद हो जाए। तो ये इस बार मेरा पक्का प्लान है कि मैंने चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करवा लूंगी, मैं चैप्टर वाइज भी, लेकिन ज्यादा फोकस मैंने इस पे करना है कि डायरेक्टली फ्रॉम द पास्ट पेपर हमें क्वेश्चंस एमसीक्यूज के करने होंगे इंशाल्लाह। ठीक है मैम, अब ऑडिट का आप किस तरह प्लान कर रही हैं कि ऑडिट का स्टूडेंट्स को किस तरह आप पढ़ाएंगे? देखो ऑडिट के लिए एक तो ये कि सुबह तहज्जुद में 2 नमाज एक्स्ट्रा नफिल बराए ऑडिट, ठीक है, एक तो ये काम बहुत जरूरी है ऑडिट के पेपर में, खास तौर पे जो इस अटेम्प्ट में ऑडिट का पेपर आया है, अस्तगफिरुल्लाह।
आसान जगहों से उसने जो है वो बहुत बड़ा पेपर बना के दे दिया। तो मजाक के अलावा जो बात है वो ये है बेटा, ऑडिट के अंदर भी मैं आके आपका स्टडी टेक्स्ट ही फॉलो करती हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कोई ना कोई और बुक यूज कर रहे होते हैं, ठीक। तो ऑडिट का जो आईकैप का स्टडी टेक्स्ट है मेनली मेरा वही होगा, लेकिन ऑडिट में जो एक थोड़ा सा फर्क है जो कि मेरा बीलॉ सीलॉ से अप्रोच डिफरेंट है वो ये है कि मैं जो नोट्स बनाती हूँ वो मैंने ACCA से भी बनाए हुए हैं, वो मैंने ICAW से भी बनाए हुए हैं, वो मैंने मुख्तलिफ जगहों से बनाए हुए हैं। तो वो 100% मैं ऑडिट में स्टडी टेक्स्ट पे रिलाई नहीं कर रही, ऑर्डर में स्टडी टेक्स्ट का ही फॉलो करती हूँ, लेकिन 100% मैं स्टडी टेक्स्ट पे ऑडिट के अंदर रिलाई नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं इन एडिशन टू व्हाट इज रिटन इन आईकैप स्टडी टेक्स्ट आई ऐड मोर थिंग्स इन इट, ठीक है। सो एक तो बेटा ये है। फिर उसके अलावा ऑडिट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही है ड्राफ्टिंग की, यानी बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ में तो फिर भी इतना मसला नहीं है जितना कि ऑडिट में ड्राफ्टिंग का प्रॉब्लम है। तो ऑडिट के लिए हमारी जो है वो एक्सटेंसिव किस्म की असाइनमेंट्स होती हैं। अगेन वही है, क्लास में ड्राफ्टिंग जीनी, और ऑडिट के अंदर चैप्टर वाइज ड्राफ्टिंग जीनी नहीं होता है, ऑडिट के अंदर टॉपिक वाइज ड्राफ्टिंग जीनी होता है। जिसका मतलब क्या है कि चैप्टर 3 के अंदर अगर 3 टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर चैप्टर 3 के सबसे बड़ा चैप्टर है उसमें 3 टॉपिक्स हैं, जिसमें एक टॉपिक है आपका ऑडिट रिस्क, एक टॉपिक है आपका फ्रॉड, और तीसरा टॉपिक है आपका मटीरियलिटी। इन तीनों टॉपिक्स का अलग अलग ड्राफ्टिंग जीनी होगा। तो बेसिकली बिजनेस लॉ कंपनी लॉ में चैप्टर वाइज होता है, लेकिन ऑडिट में टॉपिक वाइज ड्राफ्टिंग जीनी होता है कि इस टॉपिक का सवाल अगर आ जाता है तो आपने कैसे लिखना है, इस टॉपिक का सवाल आ जाता है तो आपने कैसे लिखना है। फिर उसके बाद अगेन वही जो वो आंसर लिख के देंगे वो मैं क्लास में बैठ के चेक करूंगी। आधा घंटा एक्स्ट्रा ऑडिट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस के लिए मैंने रखा है। सो बेसिकली बाकी क्लासें तो मेरी 1-1 घंटे की हैं, ऑडिट की क्लास मेरी 1.5 घंटा या कभी 2 घंटे भी जाएगी, बिकॉज मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे सामने लिखें, बिकॉज ऑडिट लिखने का दिल किसी का नहीं चाहता क्लास खत्म होने के बाद। तो आप मेरे सामने आंसर लिखें, मैं सामने चेक करूंगी। चेक करने का क्राइटेरिया मेरा सिंपल है, 4 पॉइंट्स के ऊपर हम आंसर चेक करते हैं। मेरी टीम जो कि लाइव क्लास में चेक कराता है वो तो मैं ही डायरेक्टली चेक करती हूँ, लेकिन जो असाइनमेंट होता है या ड्राफ्टिंग जीनी के अंदर होता है वो मेरी टीम एक बार चेक करती है, फिर मैं चेक करती हूँ। तो उसके अंदर हमारे जो चेक करने का पैरामीटर है कि आंसर कैसे मैं चेक करती हूँ, उसका चार पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपकी ओवरऑल सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी ग्रामर, स्पेलिंग और आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, सही। तीसरा हमारा ये है कि आपने मेरे जो फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया आपने उसको कितना फॉलो किया। और चौथा तो अगेन कॉन्सेप्ट्स आपके कैसे हैं वो तो है ही, ठीक है। तो ये 4 चीजें हैं जो कि पैरामीटर है हमारे, जिसके अंदर हम खास तौर पे ऑडिट का पेपर और जनरली सारे ही पेपर्स जज करते हैं। तो ये ऑडिट का इंशाल्लाह ताला बेटे प्लान है। मैम अगर कोई स्टूडेंट है जिसने किसी और टीचर से ऑडिट के लेक्चर्स लिए हैं और वो सिर्फ ड्राफ्टिंग जीनी लेना चाह रहा है, तो फिर उसको किस तरह मैनेज करेंगे, बिकॉज टीचर्स की सीक्वेंस डिफरेंट हो जाती है। बिल्कुल सही है। एक तो ये कि उसको 2 चमाट पड़ेंगे इस बात के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये है कि खैर मैं मजाक कर रही हूँ। ऐसा होता है कि बच्चे रिपीटर होते हैं और उन्होंने पिछले सेशन में किसी और से पढ़ा होता है, इस सेशन में वो पूरी क्लासेस नहीं लेना चाह रहे होते। बेटा ड्राफ्टिंग जीनी आपके लिए जो खाली ड्राफ्टिंग जीनी है ना, बिकॉज ये 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। जो बच्चे नए हैं मैं उनको बताती चलूँ, हमारे या तो बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ और ऑडिटिंग में आप एज सब्जेक्ट इनरोल करवाएंगे तो आपको ड्राफ्टिंग जीनी फ्री मिलेगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको आंसर लिखना सिखाया जाएगा। अगर आपने इन 3 पेपर्स में एनरोल नहीं करवाया है तो फिर ड्राफ्टिंग जीनी एक स्टैंड अलोन कोर्स भी है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको ड्राफ्टिंग सिखाई जाती है, ठीक है। तो अब अगर लेट्स सपोज ऐसा है कि मैं आईकैप का ऑर्डर फॉलो करती हूँ, लेकिन एक बच्चा है उसने मिस्टर एक्स से ली हुई है क्लास, एक बच्चा है उसने मिस्टर वाई से क्लास ली हुई है, एक बच्चा उसने मिस जी से क्लास ली हुई है, तो फिर ऐसी सूरत में मैं ये करूंगी कि मैं उन बच्चों के अलग अलग ग्रुप्स बनाऊंगी, और जो ग्रुप होगा मिस्टर एक्स का वो अलग होगा, जो ग्रुप मिस्टर वाई का वो अलग, जो ग्रुप मिस जी का वो अलग होगा। और ये जो 3 अलग अलग ग्रुप्स होंगे इनके असाइनमेंट्स का जो ऑर्डर है वो उनकी किताब के मुताबिक होगा जो किताब वो पढ़ रहे हैं। क्योंकि ऑडिट में ये बहुत ज्यादा चैलेंज आ रहा है कि जी सारे अलग अलग किताबों से पढ़ रहे होते हैं, अलग अलग टीचर से पढ़ रहे होते हैं। तो ये चीज इस बार मैंने सोची है कि मैं ये करूंगी, तो उनका फिर ऑर्डर ही वो वाला चलेगा और बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की डेडलाइन होगी। डेडलाइन के बाद अगर आपने असाइनमेंट जमा करवाया तो फिर ऑब्वियसली वो चेक नहीं हो पाएगा। अभी तक तो हम डेडलाइंस के ऊपर बहुत रिलैक्स थे, हमने सख्ती नहीं की थी, बट ये है कि अब थोड़ी थोड़ी करनी पड़ेगी। थैंक यू मैम। सर उमैर आप हमारे साथ हैं? सर उमैर इधर ही होंगे मेरा ख्याल जी है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी सर। सर आप सीएमए के फॉर्मेट्स दिखा सकते हैं बच्चों को ताकि उन्हें पता चल अनफॉर्चुनेटली जाए? अभी वो असल में लाइट का यहाँ पे कुछ इशू है तो वो फॉर्मेट्स मैं अभी शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मेरे जितने भी लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, मनाफी के चैनल के ऊपर। वहाँ पे स्टूडेंट इजीली जाके
खास तौर पे जो डिसीजन मेकिंग का टॉपिक है, जो सबसे टफ लगता है, उसके फॉर्मेट्स, उसका सीक्वेंस देख सकते हैं। सर आप क्लास में शेयर कर सकते, आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में सीए मैम वो कम्युनिटी ऑलरेडी शेयर्ड है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। नए बच्चों के लिए प्लीज शेयर कीजिएगा। ओके मैम। और सर FAR 2 का क्या सीन है, उसको किस तरह आप लेके चलेंगे? उसमें FAR 2 के भी लिए भी मेरा प्लान वही FAR 1 वाला है कि आपके पास जो एग्जामिनर है वो अभी ग्रुप ऑफ टॉपिक्स को कंबाइन करके टेस्ट कर रहा होता है। अब वो टाइम खत्म होता जा रहा है जिसमें वो इंडिविजुअल टॉपिक्स को टेस्ट कर रहा होता था, तो इसलिए फोकस मोर एग्जाम बेस्ड है, बजाय इसके कि मैं एक चैप्टर खत्म करके उसके क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करूं। तो हम ग्रुप ऑफ टॉपिक्स को खत्म करके जो पास पेपर के क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर हम लोग लेके चल रहे होते हैं कोशिश। और बाकी मैं ICAP की किताब फॉलो करता हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट मुझसे क्लासेस ले रहे होते हैं उनको आइडिया है कि मैं अपने नोट्स लिख के बना रहा होता हूँ स्टूडेंट की स्क्रीन के सामने, जस्ट लाइक कि उनके पास एक फिजिकल क्लास के अंदर नोट्स लिख के बना के दिए जा रहे होते हैं, तो उसी तरीके से। और क्वेश्चन मेजॉरिटी मैं तकरीबन 4 to 5 क्वेश्चन ईच टॉपिक में खुद सॉल्व करता हूँ, 4 to 5 क्वेश्चन मैं स्टूडेंट को देता हूँ सॉल्व करने के लिए। और एट द एंड मैं कुछ पुराने टॉपिक्स, पुराने अटेम्प्ट के क्वेश्चंस जो मेरे ख्याल से आपके मैक्सिमम कंसेप्ट कंप्लीट करते हैं, वो टॉपिक्स में ढूंढ के, वो क्वेश्चंस ढूंढ के लेके आता हूँ स्टूडेंट के लिए, और उनको कुछ बेंचमार्क क्वेश्चंस देता हूँ बिफोर देयर एग्जाम्स। और सर एक और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो जिन स्टूडेंट्स ने इस अटेम्प्ट में पेपर्स दिए हैं उनको आगे कंफ्यूजन है कि अब वो कौन से पेपर्स नेक्स्ट ऑप्ट कर सकते हैं, जिन्होंने 3 दिए हैं या जिन्होंने 2 पेपर्स दिए हैं। तो मेरे आप ख्याल से तो जो बच्चे कैफ ग्रुप ए के हैं उनको CMA का पेपर अगर नहीं दिया हुआ वो लाजमी देना चाहिए, लॉ के बारे में मैम ने गाइड किया है। जो बच्चे FAR 1 के अंदर मोर देन 60% उनको लगता है कि यार पास हो जाएगा, उनको FAR 2 लाजमी चूज कर लेना चाहिए। बट क्रिटिकल जो इस अटेम्प्ट में पेपर हैं वो आपका CMA का पेपर क्रिटिकल है, वो लाजमी अटेम्प्ट करना चाहिए जिसका रहता है, और बी लॉ सी लॉ में से जो सा पेपर रहता है वो लाजमी मेरे ख्याल से अटेम्प्ट करना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप टीचर से कर सकते हैं, वरना फिर हम सेशन को एंड करेंगे। अच्छा, एक नायाब का सवाल है कि जिनकी फर्स्ट अटेम्प्ट है वो क्या करें। नायाब किस हवाले से बेटा, अगर आप ये पूछ रही हैं कि क्या पेपर लें, तो उस हवाले से आपको FAR 1 और CMA और बिजनेस लॉ लेना चाहिए। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ये पूछ रही हैं कि पेपर्स कौन से लें, क्योंकि बड़ा ओपन एंडेड सवाल है, वो क्या करें। सो दुआ भी कर सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं। जनाब और किसी का कोई सवाल, एनीबडी? आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है। जीरक फिर हम एंड करते हैं बेटा। जी मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। आप लोगों को उम्मीद है अच्छी गाइडेंस मिली होगी और आप हमें ज्वाइन करें, आपको बहुत अच्छे से फैसिलिटेट किया जाएगा मनाबी में, इवन इन लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड सेशन। अच्छा सॉरी बेटा जीरक, एक सवाल आ गया है। आयशा ने पूछा है कि मैम अगर हम 4 पेपर्स दें। आयशा, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी 4 पेपर्स देना। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे हिसाब से आपको 3 पेपर्स देने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस अटेम्प्ट में 4 पेपर देके 4 निकाल भी लेती हैं तो ये वो वाले 4 पेपर हैं जो कि फिर भी थोड़े हल्के हैं। लेकिन अगर आप बात करती हैं ग्रुप बी की, तो ग्रुप बी के जो 4 पेपर हैं वो बहुत हैवी किस्म के पेपर्स हैं। वो एक साथ 4 बहुत ही कम लोगों के निकलते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप अभी 3 पेपर दें, उसके बाद फिर आप 3 पेपर दें, और उसके बाद फिर आप 2 पेपर्स। जैनब कह रही हैं कि बिजनेस लॉ FAR 1 और टैक्स बेस्ट होता है फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और नॉर्मल सिचुएशन में हम यही रिकमेंड करते भी हैं बच्चों को। लेकिन इस अटेम्प्ट में थोड़े हालात फर्क आ गए हैं बिकॉज ऑफ ICAP's न्यू पॉलिसी। नई पॉलिसी के अंदर क्योंकि अब वो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट की बजाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो पेपर के अंदर मजीद नए टॉपिक्स ऐड होंगे एंड द पेपर विल बिकम डिफिकल्ट, CMA का पेपर। इसलिए इस अटेम्प्ट में सर उमेर ये रिकमेंड कर रहे हैं कि आप इस अटेम्प्ट में CMA का पेपर दें। टैक्स जो है, जो इस साल वाला यानी जो इस अटेम्प्ट में टेस्ट होगा, वो अगली अटेम्प्ट में भी वही वाला टेस्ट होगा। तो टैक्स आप दे ही सकते हैं बाद में, ठीक है। आप कह रहे हैं अगर 40% सिलेबस हो तो कवर हो सकते हैं। बेटा देखो, ये तो एक ऐसी बात है ना कि जिसपे मैं गारंटी से तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन पेपर देने की भी बड़ी थकन होती है, पेपर की तैयारी करने की भी बड़ी थकन होती है।
तो अगर आपकी अभी तैयारी है भी, उसके बावजूद मेरी रिकमेंडेशन ये कभी नहीं होती कि आप 4 पेपर दें, हमेशा मेरी रिकमेंडेशन होती है कि आप 3 पेपर्स दें। लेकिन बच्चे जिद करते हैं, देखो 4 पेपर दे के अगर आपने 2 फेल कर लिए तो फिर फायदा नहीं है, 3 दे के 3 पास कर लिए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं। तो आपका जो कॉम्बिनेशन आइडियली होना चाहिए वो 3-3-2 का होना चाहिए। आई थिंक सो मैम, खत्म हो गए क्वेश्चंस। हाँ जी, ठीक एंड है, करते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। Thank you so much, Zirak, for hosting the event. You were an amazing host. You handled it really well. Thank you so much, everybody. Thank you, Sir Taha. थैंक यू सो Thank you, Sir मच। Umair. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।